हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार एवडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी का रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न आप सभी के एग्ज़ाम के पैटर्न पे है, यानी वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वही पैटर्न पे आधारित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इसलिए आप लोग हर एक प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना, राइट आंसर कमेंट में करते चलना है, और जो ना समझ में आए मैं हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन 5 to 7 सेकंड में दूंगा, वहाँ से आप लोग समझते चलना है। ठीक है, तो करें शुरू। चलो देखो, पहला प्रश्न समझना क्या कर रहा है। पहला प्रश्न यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है, कर रहा है सही विकल्प चुने जो अनुकर्म को पूरा करेगा। देखो, आप लोग को यह अनुकर्म पूरा करना है और बताना है इस भाट की जगह जो होगा वह क्या होगा। और यह जो प्रश्न है वह सीरीज वाले प्रश्न है, अल्फ़ावर्ड का सीरीज है। अब आप लोग को पता होगा कि अल्फ़ावर्ड से अगर हमें सीरीज का प्रश्न सोल्व करना है तो हमें एग्जाम में किस तरह से करना है ताकि कम समय में राइट आंसर आ जाए। इसके लिए आप लोग क्या करते हो, तो पहले अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखते हो। ए का वास्तविक अल्फ़ावर्ड पोजीशन 1 होता है, ई का 5 होता है और आई का 9 होता है ना। फिर बी का कितना होता है, 2 होता है, एफ का 6 होता है और जे का 10 होता है। सी का भाई 3 होता है, जी का 7 होता है और के का 11 होता है। अब आप लोग क्या करो, तो इसमें लॉजिक लगाना शुरू करो इस तरह से, ए से बी, बी से सी, और यहाँ पे हमें 3 अल्फ़ावर्ड को पता करना है, यानी सी से हमें पहला अल्फ़ावर्ड पता चल जाएगा। तो देखो, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, यानी +1 यहाँ भी हो रहा है, +1 यहाँ भी हो रहा है। तो अगले पद पता करने के लिए +1 करना पड़ेगा, यानी 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, और 4 जो अल्फ़ावर्ड पोजीशन होता है वह किसका होता है भाई, तो डी का, यानी यहाँ पे डी होगा। फिर देखो, ई से एफ गया यानी 5 से 6, एफ से जी गया यानी 6 से 7, तो यहाँ भी +1, तो जब हम जी से अगले पद पता करेंगे तो यहाँ भी प्लस का 1 करेंगे, यानी 7 में 1 जोड़ेंगे 8, और 8 जो होता है वह होता है एच का, होता है ना। फिर देखो, आई से जे यानी 9 से 10 जा रहा है, फिर जे से के 10 से 11, तो 11 से इस बार क्या करेंगे, प्लस का 1 जोड़ेंगे, तो 11 से 1 12, और 12 जो होता है एल पे होता है, यानी DHL। DHL कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो DHL जो है ऑप्शन नंबर 1 में है। तो बोलोगे कि सर अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हाँ, इस प्रश्न में अगर नहीं भी लिख सकते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। कैसे, तो ए से बी, बी से सी, तो अगला डी होगा, ई से एफ, फिर जी, फिर एच होगा, आई होगा, फिर जे होगा, के होगा, एल होगा। ठीक है, ये तो अगर एक एक अल्फ़ावर्ड गैप हो, एक एक अल्फ़ावर्ड को पता करना हो तब इस तरह से। अगर इसके बीच के अंतर 5-5 दे दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे ए दे दिया जाए, यहाँ पे जी दे दिया जाए, यहाँ पे टी दे दिया जाए, तो बोले अगला पद जो होगा वह क्या होगा। तो यहाँ पे कैसे करोगे, तब यहाँ पर तो अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखोगे ना। तो उसी कारण आप सभी को रिवीजन हो जाए, इसलिए मैं इसका अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिख दिया ताकि आप लोग का क्या हो जाए, जो याद है माइंड में फिर से रिवीजन हो जाए। ठीक है, समझते चल रहे हो। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलो। देखो, अगला प्रश्न समझना 2 नंबर का क्या कर रहा है। 2 नंबर का प्रश्न कर रहा है सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनिए। अब सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनने का अर्थ है ना कि इसमें संबंध बताओ कि बर्फ का संबंध शीतलता से जिस प्रकार है तो पृथ्वी का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा। कैसे पता करोगे भाई, तो कुछ इस तरह से करना, समझो। अगर हम बात करें बर्फ का संबंध शीतलता से इस प्रकार है तो हमें उसी प्रकार से पृथ्वी का संबंध किस प्रकार से करेंगे। तो देखो, बर्फ और शीतलता में आपस में क्या रिलेशन है, तो इसका गुण बता रहा है। क्या बता रहा है, गुण किसका भाई, बर्फ का। बर्फ का गुण क्या होता है, तो बर्फ का गुण जो होता है शीतलता होता है ना, बर्फ का गुण शीतलता होता है। उसी प्रकार हम बात करें पृथ्वी का गुण क्या होता है, वजन होता है, जंगल होता है, समुद्र होता है, क्या होता है भाई, तो गुरुत्वाकर्षण होता है। जिस प्रकार बर्फ का गुण क्या होता है, तो शीतलता होता है, उसी प्रकार पृथ्वी का गुण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है। समझ पा रहे हो सभी विद्यार्थी यहाँ तक। तो चले नेक्स्ट पे चलो। देखो, 3 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 3 नंबर का प्रश्न कर रहा है इनमें विषम संख्या ज्ञात करें। 4 ऑप्शन दे रखा है, ए बी सी डी। अब इन 4 ऑप्शन में बताओ कि सबसे अलग ऑप्शन जो है वह कौन सा है, वही आपका राइट आंसर होगा। कैसे पता करोगे भाई, तो कुछ इस तरह से करोगे, समझना।
अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 64 और 8, यहाँ पे 7 और 49, 36 और 6, तो कहीं हमें देखने के इस प्रकार से हमें पता चल रहा है कि यह एक दूसरे का वर्ग है, यानी एक दूसरे का स्क्वायर है। इस तरह से समझो कि 8 का स्क्वायर 64 है, 7 का स्क्वायर 49 है, 6 का स्क्वायर 36 है। लेकिन जब आप लोग 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 होता है और यहाँ पे 80 दिया गया, यानी सबसे अलग कौन है? तो सबसे अलग यहाँ पे जो है वह ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि इसमें स्क्वायर करके एक घटा दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है ना? समझ रहे हो? चले नेक्स्ट पे देखो, 4 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें कह रहा है असमान या भिन्न शब्द को पहचाने। इस बार आप सभी को असमान या शब्द को पहचानना है। ओडिसी, कथकली, भारतनाट्यम, हिप हॉप। अब आप लोग बताओ कि इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है भाई? कैसे पता करोगे? तो देखो, बिल्कुल ही सिंपल तरीका से पता करोगे। अगर हम बात करें यहाँ पे ओडिसी, कथकली और भारतनाट्यम, ये तीनों का तीनों, ये हिप हॉप, ये चारों का चारों डांस है। लेकिन हम 3 ऑप्शन की बात करें तो यह ओडिसी जो है, कथकली जो है, भारतनाट्यम जो है, यह किस प्रकार का डांस है भाई? तो शास्त्रीय डांस है ना? शास्त्रीय डांस है। लेकिन जब हम बात करें हिप हॉप का, तो यह हिप हॉप हमारा कोई शास्त्रीय डांस नहीं है। इसलिए सबसे अलग होगा जो आपका राइट आंसर होगा, हिप हॉप होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है? अगर पूछ दे भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो कितने हैं? 8 हैं। ठीक है? अगर आप सभी से पूछ दे कि अगर संस्कृत मंत्रालय के अनुसार कितना है, तो पूछे तब 9 लगाना है। ठीक है? ऐसे तो 8 ही लगाना है। ठीक है? पूछे कि सिंपल सा कि भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितना है? 8 है। अगर पूछे संस्कृत मंत्रालय के द्वारा कितना माना गया है, तब माना गया है 9। ठीक है? ऐसे 9 नहीं लगाना, 8 ही लगाना है। चले नेक्स्ट पे। चलो देखो, 5 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? दी गई श्रृंखला में अगला पद बताएं कि यहाँ पे जो होगा वह कौन सा, यहाँ पे जो पद होगा वह कौन होगा। ठीक है? तो कैसे पता करेंगे समझो। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, जितने भी हो क्लास पे तो सभी लाइक कर देना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना। ठीक है? आज से आप सभी का क्लास कंटिन्यू चलेगा, कोई भी दिन गैप नहीं होगा, प्रतिदिन कंटिन्यू चलेगा। बस कुछ दिन से प्रॉब्लम चल रहा था, अब वो सारा प्रॉब्लम ठीक हो गया। आप सभी को प्रतिदिन यहाँ से क्लास चलेगा। ठीक है? चलो देखो, अब हमें इस प्रश्न को सोल्व करना है इस तरह से कि अगले वाले जो पद होगा वह क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले या तो आप लोग संख्या से चलो या तो फिर आप लोग अल्फ़ाबेट से चलो। हमें क्या करना है? तो हमें तो राइट आंसर लाना है, वो भी कम समय में। तो हम या तो संख्या से चले या तो अल्फ़ाबेट से, जिससे हमें पहले आ जाए। ठीक है? तो चलो हम अल्फ़ाबेट से चलते हैं। अब अल्फ़ाबेट से चलने के लिए हमें अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना पड़ेगा। जैसे एच का 8 होता है, एफ का 6 होता है, यहाँ पे एल का कितना होता है भाई? 12 होता है, और जे का कितना होता है? 10 होता है ना? अब हमें देखो, एच से एल पे चल रहे हैं, यानी 8 से 12 पे चल रहे हैं, तो प्लस का 4 हो रहा है ना। उसी प्रकार एल से जब हम अगले पद पता करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या निकलेगा? तो यहाँ पे दूसरा पद से चल रहे हैं तो दूसरा पद ही प्राप्त होगा, यानी यहाँ पे भी हम प्लस का 4 करेंगे। अब हम 12 में प्लस का 4 करेंगे तो 12 और 4 कितना होता है भाई? 16, और 16 जो होता है वह अल्फ़ाबेट पोजीशन पी का होता है, यानी यहाँ पे पी होना चाहिए। अब देखो, दूसरे अल्फ़ाबेट पे पी कहाँ है भाई? तो यहाँ पे ओ है, तो ये तो गलत। यहाँ पे एन है, ये गलत। यहाँ पे एम है, ये गलत। यहाँ पे पी है, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह से आप लोग के चलना है, इस तरह से हर एग्ज़ाम में सोचना है कि हमें बस एक ही स्टेप में राइट आंसर आ जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही करोगे तभी आप लोग वहाँ लाखों स्टूडेंट को पीछे छोड़ पाओगे। ठीक है? तो ये तरीका फॉलो करना है कि हम कौन सा पॉइंट पकड़े ताकि हमें एक ही स्टेप में राइट आंसर आ जाए। तो चले नेक्स्ट पे। चलो देखो, 6 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 6 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है अर्थपूर्ण कर्म में व्यवस्थित करें। अर्थपूर्ण कर्म में व्यवस्थित करने का अर्थ है यहाँ पे कि सही कर्म में बताओ। यहाँ पे डॉक्टर है, बुखार है, दवा है, इन्फेक्शन है, आराम है। अब आप लोग बताओ कि इसमें सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद फाइनल अंत में कौन होगा।
तो कुछ इस तरह से पता करना है। देखो अगर हम बात करें इसमें सबसे पहले कौन होगा, तो सबसे पहले की बात करें तो देखो इन्फेक्शन होगा। यानी सबसे पहले किसी का क्या होता है भाई, इन्फेक्शन होता है ना। इन्फेक्शन होने के बाद वह क्या होता है उसके बाद, तो जब उसके कोई व्यक्ति के पास इन्फेक्शन होता है तो उसके बाद उसे क्या आता है, बुखार आता है, यानी 2 नंबर। बुखार आने के बाद वह क्या करता है भाई, तो बुखार आने के बाद वह सबसे पहले कहाँ जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, यानी 1 नंबर। डॉक्टर के पास जाने के बाद वह क्या करता है, दवा देता है, यानी 3 नंबर। और दवा लेने के बाद उसे आराम होता है, यानी 5 नंबर। अब बताओ कौन सा रूल ऐसा फॉलो कर रहा है, 4 2 1 3 5, 4 2 1 3 5। देखो ऑप्शन नंबर 2, यानी आपका राइट आंसर यहाँ से जो निकल के आया वह ऑप्शन नंबर 2 है, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो समझना 7 नंबर का प्रश्न क्या है। 7 नंबर का प्रश्न में कह रहा है कि स्तनपायी मनुष्य और छिपकली में आप लोग को वैसे आरेख का चयन करना है जो इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। वैसे आरेख का चयन करना है, तो कैसे करोगे समझो। यहाँ पे है स्तनपायी मनुष्य और छिपकली। समझना, अगर हम बात करें स्तनपायी, अगर हम स्तनपायी के लिए एक गोला बनाते हैं, ठीक है, स्तनपायी के लिए मैं एक गोला बनाया और यहाँ पे देखो मनुष्य है। अब यह मनुष्य जो होगा वह क्या होगा भाई, तो इस स्तनपायी के अंदर हो जाएगा। मनुष्य जो है स्तनपायी वर्ग में आता है, तो स्तनपायी वर्ग के अंदर आ जाएगा मनुष्य। लेकिन छिपकली की बात करें तो यह सरीसृप वर्ग में आता है, यानी इसलिए यह बाहर हो जाएगा। अब बताओ ऐसा आरेख कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 है, जो कि बिल्कुल सही है। आपसे भी कहा हर एक प्रश्न सही होते चल रहा है ना, कमेंट में करते बताना, करके चलते चलना है। ठीक है, राइट आंसर आ रहा है तो हमारे साथ करते चलना है, जिससे हमें पता चले कि जितने स्टूडेंट क्लास लेते हो कितने स्टूडेंट का प्रश्न यहाँ पे राइट होते चल रहा है। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। करा समीकरण को सही बनाने के लिए विकल्पों में से सही कर्म को चुनें। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ दे रखा है स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आप लोग को बताना है कि वैसे ऑप्शन का यहाँ पे चिन्ह चयन उठा के यहाँ पे रखना है, ताकि यह स्ट्रक्चर पूर्ण रूप से सही हो जाए। कैसे करोगे, तो देखो अगर हम बात करें ऑप्शन 1 का, तो ऑप्शन 1 में क्या कह रहा है कि पहले आप लोग बराबर लो, फिर आप लोग घटाव दो, फिर आप लोग गुना करो। अब देखो यहाँ पे आप लोग सोचो कि अगर हम 40 गुने का 50 करके 5 घटा देंगे तो 18 आएगा, नहीं ना, बहुत संख्या, बहुत बड़ा संख्या हो जाएगा, क्योंकि 40 5 यहाँ पे क्या होगा भाई, तो यहाँ पे 2000, और 2000 में जब 5 को घटाओगे तो 18 कतई नहीं होगा, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो रहा है। अब बचा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं। पहले हमें गुना करना है, फिर घटाव करना है, फिर इक्वल कर देना है। अब 18 गुने का 5 करेंगे, 18 5 1 का 90, और 90 में जब 50 को घटाओगे, 90 में 50 को घटाओगे तो आप सभी को 40 प्राप्त होगा ना, बिल्कुल होगा। यानी कौन सा यहाँ पे फॉलो कर गया, तो ऑप्शन नंबर बी फॉलो कर गया। यानी राइट आंसर आपका क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर बी निकल के आया, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। चलो देखो 9 नंबर का प्रश्न समझ लो। यह क्या है, तो भाई तो यह है ब्लड रिलेशन का प्रश्न। समझना, ब्लड रिलेशन का प्रश्न इस प्रकार से सोल्व करना है कि 100% राइट आंसर आ जाए और कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। किस तरह से, तो जब स्ट्रक्चर के रूप में बनाओगे तभी आप लोग का 100% राइट आंसर आएगा। जैसे कि समझो यहाँ पे करा ए और बी भाई है। ठीक है, यहाँ पे ए और बी क्या है भाई, तो ए और बी भाई है। अब ए और बी भाई है तो दोनों का दोनों पुल्लिंग होगा, क्योंकि दोनों का दोनों भाई है तो यहाँ प्लस का चिन्ह होगा ना। अब कह रहा है सी और डी बहन है, यहाँ पे सी और यह डी, सी और ये डी दोनों का दोनों बहन है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा, नेगेटिव होगा ना। आगे क्या कर रहा है भाई, आगे कर रहा है ए का पुत्र, ए का कोई पुत्र है। ठीक है, ए का पुत्र डी का भाई है। देखो ए का पुत्र है, यह क्या है भाई, तो ए का पुत्र है, और ए का जो पुत्र है ना वह इस डी का कौन है भाई, तो इस डी का भाई है, इस डी का भाई है। यानी सी और डी और इसका पुत्र तीनों का तीनों आपस में भाई बहन है। ठीक है, यानी इन तीनों का पिता कौन है, तो ए है। इतना तो सभी समझ रहे हो।
अब देखो आपका एग्जामिनर जो है वह कहना क्या चाह रहा है, पूछना चाह रहा है कि बताइए बी का संबंध सी से क्या है, यानी सी जो है बी को क्या कहेगी। बताओ सी जो है बी को क्या कहेगी, तो सी जो है बी को पिता के भाई, अब बताना पिता के भाई को क्या कहा जाता है भाई, चाचा, यानी सी जो है बी को क्या कहेगी, चाचा कहेगी। बोले तो ऑप्शन नंबर 2 कहेगी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना। कराए लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है, इस भाट के जगह पे क्या होगा। अब यह प्रश्न सीरीज वाले हैं और वो भी संख्या का। अब देखो यह संख्या वाले सीरीज किस प्रकार के ऑर्डर में चल रहे हैं। ऑर्डर की बात करें तो यह डिक्रीज होते हुए ऑर्डर में चल रहे हैं, यानी घटते हुए सीरीज में चल रहे हैं। अब हमें यहाँ पे बताना है कि जो संख्या आएगा वह क्या आएगा। तो कैसे करेंगे, कुछ इस तरह से समझो। यहाँ पे 30 है और 29 है। अब 30 से 29 जा रहा है, माइनस का 1 हो रहा है। 29 से 27 पे जा रहा है, माइनस का 2। 27 से 24 पे माइनस का 3 और 24 से 20 पे माइनस का 4। अब इस बार 20 से जब अगले पद करोगे माइनस का 5 करोगे, 20 में 5 घटाओगे 15। बोले तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना। डाइस से है, पांसा वाले प्रश्न है। कराए इसमें अंक 2 के विपरीत फलक कौन से अंक होगा, यानी इस आकृति में 2 का विपरीत फलक पता करना है। और डाइस में जब हम विपरीत फलक पता करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन स्थितियां क्या है। अगर हम इन दोनों पासा में कॉमन स्थिति की बात करें तो देखो इसमें 4 है और इसमें 4 है, यानी 4 4 है, यानी एक एक स्थिति जो है वह कॉमन है। अब कॉमन एक एक स्थिति मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज इस तरह से चलते हैं और इसमें भी घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज कुछ इस तरह से चलते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम यहाँ कहाँ से शुरू किए थे चलना, 4 से। ठीक है, 5 1 में देखो 4 से, फिर 4 के बाद कहाँ है 5 पे, फिर 5 से बाद कहाँ पे 3 पे, फिर देखो 5 2 में कहाँ से स्टार्ट किए थे 4 से, फिर कहाँ पे आए 2 पे और फिर कहाँ पे आए 6 पे। अब हमारे कहने का अर्थ ये है कि 3 का विपरीत 6 होगा और 6 का विपरीत 3 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा और 5 का विपरीत 2 होगा। और आपसे पूछा क्या भाई, तो 2 का विपरीत। अब 2 का विपरीत 5 है, बोले तो ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो समझना है यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न क्या है। 12 नंबर का प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से। करा यदि BEDI का कोड नंबर 20 है तो VISU का कोड नंबर क्या होगा। ठीक है, समझना। अब हमें क्या करना है कि जब भी हमें अल्फ़ावर्ड कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आता है और वो भी अल्फ़ा वर्ड का प्रयोग किया होता है तो हम लोग किस तरह से लॉजिक लगाते हैं। तो देखो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, तो B है, E है, D है और I है। अब इसका कोड वर्ड कितना है भाई, तो 20 है। अब हमें पता करना इतना से 20 आया तो आया कैसे। अगर यहाँ से पता चल जाएगा तो इसका भी वही तरीका से राइट आंसर पता करेंगे ना। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो B का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 2 होता है, E का 5 होता है, D का 4 होता है, I का 9 होता है। अब यहाँ पे देखो कि इतना से हमें 20 लाना है तो क्या करना पड़ेगा। अगर मैं इन चारों को अल्फ़ावर्ड पोजीशन को आपस में जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो देखो 5 और 4 9 और 9 18, 18 2 20। यहाँ पे देखो 20 आया ना, यानी सभी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन को जोड़े हमें 20 आ गया। ठीक है, और वही इसका कोड वर्ड है तो इसका भी जोड़ के हमें जोड़ देंगे तो वही हमारा कोड वर्ड आ जाएगा ना। तो देखो भी का वास्तविक अल्फ़ावर्ड पोजीशन 22 होता है, I का 9 होता है, S का कितना होता है भाई 19 होता है और U का कितना होता है 21 होता है। ठीक है, अब आप लोग क्या करो तो इसको जोड़ो। तो देखो 9 9 18 2 20 और 1 21 के एक बाकी 2 2 2 4 और 1 5 और 5 और बकाया 2 कितना होगा भाई, तो 7 होगा, यानी 71 71 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है। यानी आपका राइट आंसर यहाँ से क्या निकल के आया, तो ऑप्शन नंबर 3 निकल के आया, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है
और आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। चलो 13 नंबर का प्रश्न समझना। कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है, इस भाट के जगह पे क्या होगा। तो हमें सोचना है कि जिस प्रकार यहाँ पे 13 आया, जिस प्रकार यहाँ पे 6 आया, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर आना चाहिए ना। तो देखो हम कैसे लाएंगे, तो कुछ इस तरह से समझो। हमें सबसे पहले यहाँ पे सोचना होगा कि आखिर 6 आया तो आया कैसे, यानी 7 और 5 को आपस में किस प्रकार रिलेशन बनाया कि यहाँ पे 6 आ गया। समझ रहे हो ना। तो देखो कुछ इस तरह से हमें सोचना पड़ेगा कि 7 और 5 को किस तरह से करें कि 6 आ जाए। अगर हम 7 और 5 को जोड़ते हैं तो 7 और 5 12, और 12 का आधा करेंगे तो 6 आएगा। फिर देखो 21 और 5 को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा भाई, 26, और लाना है हमें 13, तो उस 26 का आधा कर देना है। यानी पहले हम क्या किए, 5 और 21 को जोड़े 26, और 26 में 2 से भाग कर दिए यानी आधा कर दिए 13। अब उसी प्रकार यहाँ पे राइट आंसर लाना है तो क्या करना है, 21 और 7 को जोड़ेंगे। 21 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21 और 7 28, 28 में जब 2 से भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 14, और 14 देखो ऑप्शन नंबर 4 में है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। चल देखो 15 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या कर रहा है। यह प्रश्न कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न है। इसको हमें किस तरह से सोल्व करना है, तो देखो कह रहा है सभी कांच दर्पण है। सभी कांच यानी यहाँ पे जितने भी कांच है ना, यह सभी कांच क्या है भाई, तो यह सभी कांच जो है वह दर्पण है, यानी मिरर है। सभी यहाँ पे कांच क्या है, दर्पण है, यानी इस मिरर के अंदर है। ठीक है, कह रहा है कुछ मिरर लाल है, मिरर का कुछ भाग जो है ना, मिरर का कुछ भाग वह रेड है। क्या है भाई, रेड है यानी लाल। अब आप लोग निष्कर्ष पे आ जाओ कि निष्कर्ष क्या कर रहा है। निष्कर्ष नंबर 1 समझना। देखो निष्कर्ष नंबर 1 कर रहा है सभी दर्पण कांच है, सभी दर्पण कांच है। सभी दर्पण कहाँ है भाई, सभी मिरर ये है। अब बताओ यह सभी मिरर यानी सभी दर्पण इस कांच वाले के अंदर है, नहीं ना, बल्कि कांच जो है इस मिरर के अंदर है। यानी यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे निष्कर्ष नंबर 1 गलत होगा ना। निष्कर्ष नंबर 2 देखो कह रहा है कुछ कांच लाल है। कांच कहाँ है भाई, तो कांच यहाँ पे है, कांच यहाँ पे, लाल कहाँ पे, यहाँ पे लाल है। अब देखो कांच और लाल में कोई यहाँ पे रिलेशन है नहीं ना, यानी क्या होगा, निष्कर्ष नंबर 2 भी गलत होगा। यानी ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो 16 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। 16 नंबर का प्रश्न जो है वह क्या कहना चाहता है। कह रहा है यदि बम्बई का अर्थ नई दिल्ली, नई दिल्ली का अर्थ चेन्नई, चेन्नई का अर्थ कलकत्ता, कलकत्ता का अर्थ बेंगलोर और बेंगलोर का अर्थ पटना हो तो भारत की राजधानी कहाँ है। अब आप लोग बताओ कि भारत की राजधानी कहाँ है, बोलोगे नई दिल्ली। लेकिन नई दिल्ली का यहाँ पे एग्जामिनर क्या बता रहा है भाई कि नई दिल्ली का अर्थ क्या है, तो चेन्नई है। यानी भारत की राजधानी ऑप्शन नंबर 2 लगाओगे, चेन्नई लगाओगे। क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो समझना 17 नंबर का प्रश्न। 17 नंबर का प्रश्न कर रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि इस वाट के जगह पे जो होगा वह क्या होगा। अब कैसे पता करोगे, तो देखो हमें ऐसे वाले प्रश्न में 2 तरीका से सोल्व करते हैं। अगर वृत्त के अंदर हो, चतुर्भुज के अंदर हो, तब या तो हम इसके आमने सामने रिलेशन लगाते हैं, ठीक है, या तो हम इसके आमने सामने रिलेशन लगाते हैं। अगर इस तरह से नहीं होता है तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप इस तरह से करके रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें कैसे करोगे। अगर हम आमने सामने रिलेशन बनाने की कोशिश करें तो देखो 4 से 23 लाएंगे तो आएगा नहीं, 9 से 60 लाएंगे आएगा नहीं। तो हमें सिंपल से पता चल गया कि हमें इसके स्टेप बाय स्टेप से इस तरह से साइड बाय साइड से रिलेशन बनाना है। कैसे करोगे, तो देखो अगर हम यहाँ पे 4 देख रहे हैं, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, तो कुछ इस तरह से समझ रहे हैं कि अगर हम पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ते हैं,
5 और 4 को, तो हमें यहाँ पे तीसरी संख्या पता चल रहा है। फिर देखो हम 5 और 9 को जोड़ते हैं तो 9 5 14 ये पता चल रहा है। फिर 14 और 9 को जोड़ते हैं तो 14 और 9 23 ये पता चल रहा है। और 14 23 37 और 23 37 60। जब हमें ये वाले पता करना है तो 37 और 60 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 97। और 97 देखो ऑप्शन नंबर 2 में है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा ना। बिल्कुल। तो चले नेक्स्ट पे देखो 18 नंबर का प्रश्न समझना। यह क्या कर रहा है, कर रहा है घोड़ा है, बाघ है, बंदर है, बाघ है। अब आप लोग को कौन सा ऑप्शन चयन करना है ताकि इन तीनों का संबंध बता सके, घोड़ा का, बंदर का, बाघ का। देखो अगर हम बात करते हैं घोड़ा के लिए गोला बनाया, फिर देखो बंदर के लिए गोला बनाया, फिर देखो बाघ के लिए गोला बनाया। अब देखो तीनों का तीनों अलग है, तीनों का तीनों क्या है अलग है। घोड़ा क्या है अलग है, यहाँ पे क्या है बंदर अलग है और बाघ अलग है। अब ऐसा ऑप्शन कहाँ है भाई, तो ऐसा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 में है, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट पे देखो 19 नंबर का प्रश्न समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। करा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, काउंट ऑफ ट्रायंगल, हमें काउंट करना है इस आकृति में। तो देखो इस प्रश्न सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट समझो। जैसे अगर पूछ दिया जाए आप सभी को कि अगर इस चतुर्भुज के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितना है, इस तरह से दे दिया जाए, तो चतुर्भुज के अंदर अगर त्रिभुज काउंट करना होता है, हम लोग क्या करते हैं, तो इसके छोटे छोटे खंडों को काउंट करते हैं। इसके क्या करते हैं, छोटे छोटे खंडों को काउंट करते हैं। जैसे 1 त्रिभुज, 2 3 4 5 6 7 8 त्रिभुज, इसमें 8 त्रिभुज है, तो 8 का हम 2 गुना कर देंगे और 2 गुना कर देंगे तो 8 दूना 16, यानी इस चतुर्भुज के अंदर ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या जो होगा वह 16 होगा। यानी जब चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंट करना होता है तो हमें उसमें छोटे छोटे खंड को काउंट करके 2 गुना कर देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझना कि जब अगर आप सभी के पास इस तरह से आकृति का त्रिभुज बना हो तो इस वाले आकृति में कितने त्रिभुज होता है जो काउंट करो। तो देखो इस वाले आकृति में 3 त्रिभुज होता है। कैसे, तो देखो एक त्रिभुज इस तरफ हो गया और एक त्रिभुज इस तरफ हो गया, 2 त्रिभुज, और एक ये बड़ा वाला 3 त्रिभुज। समझ रहे हो, अब समझना हमारी बातों को। देखो यहाँ पे देखो क्या है भाई, तो यहाँ पे देखो यह चतुर्भुज है और चतुर्भुज के अंदर हमें छोटे छोटे त्रिभुज दे रखा है। यानी क्या करना है, तो पहले छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट करो, 1 2 3 4, कितने छोटे छोटे त्रिभुज की संख्या है 4। अब 4 में गुना का 2 करो। क्या किया था मैं कि पहले छोटे छोटे खंडों को काउंट कर लेना, 2 गुना कर लेना। अब हम इसमें 2 गुना करेंगे तो 4 दूना का 8, यानी 8 त्रिभुज यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आ गया ना। अब देखो इसका जस्ट सेम इस तरफ क्या है, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम आकृति है, यानी यहाँ पे भी 8 त्रिभुज होगा ना। यानी हमें यहाँ से क्या पता चला, तो इस वाले में और इस वाले में कितना मिल गया भाई, तो 8 8 16 त्रिभुज मिल गया। अब देखो जब इस चतुर्भुज को इस चतुर्भुज के साथ जोड़ोगे यहाँ पे यानी दोनों चतुर्भुज को एक साथ करोगे तो इसमें और त्रिभुज बनेगा। कैसे बनेगा, तो देखो एक त्रिभुज यहाँ पे समझना, इस तरह से यहाँ पे समझना, एक त्रिभुज यहाँ से बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ से बन रहा है ना। अब एक त्रिभुज देखो यहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, यानी जब इन 2 चतुर्भुज को जोड़ोगे तो यहाँ से क्या बनेगा, तो 2 त्रिभुज और बनेगा, यानी 16 2 और बनेगा, तो 16 2 18 त्रिभुज हो गया। यहाँ पे 18 त्रिभुज हो गया ना। अब आप लोग समझना, अब आप लोग देखो कि इस आकृति में मैं अभी बताया था कि इस आकृति में, ऐसे आकृति में कितना त्रिभुज होता है, 3 त्रिभुज होता है ना। तो देखो 3 त्रिभुज यहाँ पे होगा और 3 त्रिभुज यहाँ पे होगा, यानी 3 और 3 कितना हो गया, 6 त्रिभुज और हो गया। अब देखो और कहीं त्रिभुज बन रहा है, तो बोलोगे जी बन रहा है। कहाँ पे, जब इस आकृति को इस चतुर्भुज के साथ जोड़ोगे तो दोनों तरफ त्रिभुज बनेगा। कैसे बनेगा, तो देखो यहाँ पे 3 और 3 6 त्रिभुज हो गया, तो 18 से 24 त्रिभुज हो गया। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो यहाँ से अगर हम बात करते हैं
समझना इस तरह से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है ना, फिर इसके नीचे देखो यहाँ पे भी एक त्रिभुज बन रहा है, यानी दो त्रिभुज इस तरफ, और सेम टू सेम देखो इस तरफ भी दो त्रिभुज बनेगा, एक त्रिभुज यहाँ और एक त्रिभुज यहाँ, यानी 2 और 2 4 त्रिभुज और बन रहा है। 24 और 4 को जोड़ोगे तो 24 4 28, यानी इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो 28 है, जो कि आपका क्या है, तो राइट आंसर है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे, समझ गए हो ना। चलो देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे आपसे भी से पूछा जा रहा है, कराए जो प्रश्न आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही समायोजित हो सके वैसे ऑप्शन का चयन करो। यहाँ पे बताना है कि इस वाले वाट के जगह पे कौन सा उत्तर आकृति का राइट आंसर होगा, जो आप सभी को पता करना होगा। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और क्लास अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हर क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।